मेरी बच्ची। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। रुक जाओ। इस बच्ची को गोद में लेने और बोसा देने का हक तुम खो चुके हो। अपने पागलपन में इसकी मां को तो खो ही दिया है, अब इससे दूर रहो। मैं तुम जैसे संगदिल इंसान का साया भी इस पे नहीं पड़ने दूंगी। नहीं बीजान, दुनिया की कोई भी ताकत एक बाप को अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती है। ये सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं, उस माँ की भी औलाद है जिसे तुम संगदिली से मार पीट कर घर से निकाल रहे थे। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। समझो कि नरमीन के साथ साथ ये भी तुम्हारे लिए मर गई। ये सब क्या हो गया बीजान? मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। न जाने मुझे कल क्या हो गया था। मैं अपने होश को बैठा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ भी हुआ एक एक्सीडेंट था। मैं उसे मार नहीं रहा था। नरमीन ने तुमसे जिंदगी में मांगा ही क्या था? एक मोहब्बत मांगी थी ना, और तुमने उसे क्या दिया? ऐसी हालत में उस पर हाथ उठाया जब उसकी मां बनने में चंद दिन रह गए थे। नहीं बीजान, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया था। मैं उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था। मैं गुस्से में पागल हो गया था। अपने होने वाले बच्चे की मां पर जालिमाना सलूक करते तुम्हारा दिल नहीं कांपा? कैसे इंसान हो तुम? नहीं, तुम इंसान हो ही नहीं। तुम तो इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। अरे तुम तो भेड़िए से बदतर हो, कोई जानवर हो तुम। नहीं बीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मत कहो मुझे बीजान, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं। कोई रिश्ता नहीं है मेरा अब तुमसे।
शुक्र करो मैंने मुजद्दिद को कुछ नहीं बताया, वरना इस घर से एक नहीं 2 जनाजे निकलते। अब इस घर से और यहां रहने वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। चले जाओ यहां से और आइंदा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया मुझे? नहीं छोड़ूंगा तुझे जिंदा। तू मेरी बेटी का कातिल है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं? अरे मैंने अपनी कानों से सुना है, हमारी बेटी मरी नहीं है, इसने कत्ल किया है उसका। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अरे तो क्यों इसके खून से हाथ रंग के फांसी चढ़ना चाह रहे हो? तुम्हारी बीवी का क्या होगा? इस मासूम बच्ची का क्या होगा? मुजद्दिद माफ कर दे, माफ कर दे इस कातिल को। इसे माफ कर दूं जो मेरी बेटी का कातिल है? मैं इसे जान से मार दूंगा। हटा ले जाए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मुजद्दिद। बीजन, 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 अरे कोई एम्बुलेंस, अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। बीजन, नहीं बीजन, आप ऐसा नहीं कर सकती। बीजन, आपने क्या किया? बीजन, कोई बुलाओ एम्बुलेंस को। हारून, चाय। थैंक यू यार, इसकी बहुत जरूरत थी अभी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब करने। क्यों? आपका हाथ बटाने के लिए, और किस लिए? उसकी जरूरत नहीं है। तुम पहले ही घर के सारे कामकाज संभाल रही हो, तुम कैसे मैनेज करोगी? और वैसे भी मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, उसके साथ साथ कोई पार्टनरशिप कर लेता हूँ। मेरे एक दोस्त का नेट कैफे है, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ मिलकर काम कर लूँ। जब पैसे जमा हो जाएंगे तो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसके लिए तो लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो अम्मी ने कहा है ना कि ये घर बेच देते हैं हम। घर बेच देते हैं? हारून, आप बाहर जाने के लिए अपना घर बेच देंगे? तो मैं तुम्हें इससे बड़ा और शानदार घर बना के दे दूंगा ना। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? और देखो, एक बार रिदा की शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम लोग बाहर सेटल हो जाएंगे। हाँ, अच्छी बात है ना, हमारे बच्चे भी वहीं पले बढ़ेंगे। हारून प्लीज, ऐसे ख्वाब मत देखें जिनकी ताबीर नामुमकिन हो। यार तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? अच्छा खैर, मैं आपसे अपनी जॉब के बारे में बात कर रही थी। आप पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले गए। नगीन, बुरा मत मनाना, लेकिन तुम्हें इतनी कम क्वालिफिकेशन के साथ कहाँ नौकरी मिलेगी? पहले भी तो मिली थी ना। यार नगीन, मैं तुमसे क्या कहूँ,
मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन मैंने अपने बॉस से बात की थी तुम्हारी नौकरी के लिए, वरना वरना शायद तुम्हें वो नौकरी ना मिलती। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं घर पे बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा सकती हूँ ना, लेकिन अगर आपको एतराज़ ना हो तो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम देख लो, तुम अगर मैनेज कर सकती हो तो। मैं मैनेज कर लूँगी। मैं इनफैक्ट कल ही बाहर बोर्ड लगवा देती हूँ। ठीक है। तौबा है भाई, घर कम और स्कूल ज्यादा लगता है ये। मैंने तो सोचा था कि रिदा की जल्द अज जल्द शादी कर दूं। तुम्हारी बीवी ने तो उसको भाई पढ़ाने पे लगा दिया, ट्यूशन है। चले, अच्छी बात है ना, घर फारिग बैठी हुई थी, अब कम से कम कोई काम तो कर रही है। 3 बजे आते हैं बच्चे घर में और शाम 6 बजे तक शोरगुल रहता है। तुम्हारी बीवी ने घर को स्कूल बना के रखा। अम्मी जी, अभी तो उन्होंने काम शुरू किया है और पैसे भी तो कमा रही हैं। आप देखिएगा, जैसे काम थोड़ा बढ़ जाएगा ना, और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बेटा लेकिन मैं ना जल्द अज जल्द रिदा की शादी करना चाहती हूँ। रिश्ते वाली को अभी तक 80,000 रुपये दे चुकी हूँ, मगर मजाल है जो कोई ढंग का रिश्ता बताया उन्होंने। आप ये रिश्ते वाली औरतों के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो वालों से बात करें, उनके पास अच्छे रिश्ते होते हैं। आए थे 2-3 रिश्ते, अच्छी फैमिली से भी आए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बहन को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपकी बहू का तो कोई मैका ही नहीं। इसी वजह से इस लड़की से शादी के खिलाफ थी मैं। मुझे पता था कि लोगों के ताने ही सुनने पड़ेंगे मुझे सारी उम्र। हाय हाय, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारी और रिदा की शादी के लिए, कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी खानदानी बहू लेकर आऊंगी। खानदानी बहू, खानदानी बहू, खानदानी बहू, क्या हो गया है आपको? कितनी बार कहा है ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल किया करें। अम्मी, इतने अरसे के लिए किसी ने कोई पालतू जानवर भी अपने घर में रखा हो ना, तो उससे भी प्यार हो जाता है। वो तो फिर इंसान है जिसके बारे में आप ये सब कहती हैं, और वो बेचारी सारा दिन आपकी सारी कड़वी बातें सुनती है, लेकिन आपके अंदर का जहर निकलता ही नहीं है। जहर नहीं, मैं सब्र के घूंट पी रही हूँ। 8 माह हो गए शादी को, अभी तक तुम्हारी बीवी ने कोई खुशी की नवीद नहीं सुनाई है। और मैं एक ऐसी लड़की को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, ना तो जिसका कोई मैका है और ना ही कोई पूछने वाला है। और तुम मुझसे ये तवक्को मत रखना कि तुम्हारी लाडली बीवी को मैं सर पे बिठा के रखूंगी। मनहूस मारी। कितनी बार कहा है उसे मनहूस मत कहे। मनहूस ना कहूं तो फिर क्या कहूं? ये नहूसत ही तो है, हमारे घर की खुशियों को खा गई एक एक करके। देख लो, रिदा का रिश्ता नहीं हो रहा, तुम्हारी तरक्की होते होते रह गई और हमारे माली हालात पहले से भी बदतर हो गए, और तुम कहते हो कि उससे मनहूस ना कहो। ये नहूसत ही तो है। देखो, मैंने कई बार उससे कहा कि मेरे साथ लेडी डॉक्टर के पास चलो, चेकअप करवा ले, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। हारून, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, वो तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं सुनने देगी, और औलाद की खुशी को तुम तरसोगे, ये याद रखना मेरी बात। उस लड़की के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता है। जतिन, थोड़ा सा सूप और पी ले। थोड़ा सा प्लीज पी ले आप। मैंने बच्ची का नाम रामीन रखा है। नरमीन को बहुत पसंद था। उसकी यही ख्वाहिश थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम था, इसीलिए मैंने रखा है। आ जाओ।
बोलो। अब बेगम साहिबा वो सुल्तान साहब आए हैं। आपसे मिलने का कह रहे हैं। मैंने मना किया था ना कि वो घर के अंदर नहीं आएगा, फिर उसे क्यों अंदर आने दिया? वो जी मैंने तो बहुत मना किया है, चौकीदार ने भी रोकने की बहुत कोशिश की है, मगर वो ज़बरदस्ती अंदर आ गए। बेहद इसरार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। मुजद्दिद, मैं आखिरी बार उससे मिलने जा रही हूँ। वो सारी जिंदगी अपनी बेटी की सूरत नहीं देख सकेगा, ना ही इस घर में कदम रख सकेगा। क्यों आए हो यहाँ? किस लिए आए हो? बीजान और नरमीन के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम उस नन्ही सी जान पर अपना हक जताने आए हो तो ये तुम्हारी भूल है। वो मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। मैं तुम जैसे सफाक और संगदिल इंसान के हवाले हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूं। वो औलाद भले ही मेरी है, लेकिन उस पे आप लोगों का हक ज्यादा है। मैं एक आखिरी बार चचा जान से मिलने और उनसे माफी मांगने आया हूं। मुजद्दिद से मिलने का तुम सोचना भी मत। तुम्हारा नाम सुनते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। बहुत बड़ा सदमा लिया उन्होंने बीजान की मौत का। मुजद्दिद खुद को बीजान की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। जिस दिन उनकी बेटी का जनाजा था, उस दिन वो अपनी मां को दफना कर आए थे। मैं आपका गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। तुम मेरी बेटी के कातिल हो और उस औरत के भी कातिल हो जिसने तुम्हें मां बनकर पाला है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर कभी मेरी दहलीज पे मत आना। चचा जान से मिले बगैर, उनसे एक बार माफी मांगे बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो यहां से चले जाओ, वरना मुझे गार्ड बुलवाकर तुम्हें धक्के मार के यहां से निकलवाना पड़ेगा। जी ठीक है। आज के बाद मैं आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा कभी। मैं आपको ये बताने आया था कि मैं कुछ अरसे के लिए यूके शिफ्ट हो रहा हूं। अपना बिजनेस वहीं कंटिन्यू करूंगा मैं। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि हम तुमसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। वो मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूं, एक बार उसे गोद में लेना चाहता हूं। बस मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। तुम इसका हक खो चुके हो।
इज्जतदार घर से ताल्लुक रखती हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। क्या कर रहे हो? उसकी हालत तो देखो। मैं इसे जान से मार दूंगा। हटा लीजिए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये 4 साल किस तेजी से गुजर गए, पता भी नहीं चला। जितनी इज्जत, मोहब्बत और अपनाइयत मुझे हारून से मिली, उतनी शायद मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हारून मेरी जिंदगी में ऐसे आए जैसे बंजर जमीन पर चुपके से बारिश आ जाती है। हर तरफ फूल ही फूल खिलने लगे, सब कुछ हसीन हो गया, खूबसूरत हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। जैसे और भी खुशनसीब होंगे जिन्हें उनकी मोहब्बत मिल जाती है। लेकिन हारून जैसा लाइफ पार्टनर वो नसीब से ही मिलता है। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत मुकम्मल। बस एक ही चीज की कमी है, औलाद की। एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ शौहर का ही अच्छा होना काफी नहीं होता, औलाद का होना भी बहुत जरूरी है। आज 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी हारून की समझ में ये बात नहीं आई। आज भी उनके सर पर तरक्की और कामयाबी का भूत सवार है। वो जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही। माली हालात भी बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होते जा रहे हैं। ट्यूशन से हासिल होने वाली माली आमदनी मैं रिदा के जहेज के लिए जोड़ कर रख रही हूँ। अम्मी आज भी उसके लिए अच्छे रिश्ते के मुंतजर हैं, और आज भी उन्हें लगता है कि रिश्ता ना मिलने का सबब मैं हूँ। मैं उनके लिए कल भी मनहूस थी और आज भी। बहुत कुछ बदल गया है इन 4 सालों में। अगर कुछ ना बदला तो हारून की अम्मी का रवैया आज भी उनके लहजे में उतनी ही कड़वाहट है। बात बात पर मुझे बेइज्जत करना, हारून से मेरी शिकायत करना और उठते बैठते मुझे बद्दुआएं देना, ये उनके रोज का मामूल है। शायद इस सबसे अब मैं भी थक गई हूँ। औलाद ना होने से मेरी जात में खला रह गई है।
मैं वापस आना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आना पड़ा। कई बार मैंने सोचा कि पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके परमानेंटली यूके शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन जब रामीन का ख्याल आता था तो मेरा माइंड बदल जाता था। फिर चचा के इंतकाल के बाद चच्ची यहाँ अकेली रह गई हैं। मुझे लगता है रामीन को और चच्ची को मेरी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत नाराज़ होंगी, होना भी चाहिए नाराज़ होना यार। मेरी वजह से उनके ख़ानदान का नाम मिट गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी की कस्टडी चाहिए। मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता। ये 4 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानता हूँ। तुम अपनी बेटी की वजह से वापस आए हो या कोई और बात है? बहुत सी रीजंस है मेरे वापस आने के। एक तो रामीन और दूसरा नगीन। कोई खबर मिली उसकी? नहीं। उसे दोबारा ढूंढने की भी कोशिश नहीं की? नगीन से सारे राब्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन मैंने ऑफिस से उसे बहुत बेइज्जत करके निकाला था। क्या अब भी उसके बारे में सोचते हो तुम? याद आती है वो तुम्हें? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाए। जो लोग दिल के बहुत करीब होते हैं ना, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सुना था कि फासले जज्बों में शिद्दत पैदा कर देते हैं। मेरे केस में ऐसा ही हुआ। मैं जितना नगीन से दूर गया हूं, वो उतना ही मेरे पास आती रही। अब इतनी भी खूबसूरत नहीं थी वो कि तुम्हारे दिल से ही ना उतर सके? खूबसूरत होना उसकी वाहिद खूबी नहीं थी यार। और वैसे भी मुझ जैसे इंसान की जिंदगी में खूबसूरती की कोई कमी नहीं रही। मुझे हर चीज खूब से खूबतरी मिली। सुल्तान समझ लो वो तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो तुम्हारे साथ होती। और अब जब वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है तो मेरे ख्याल से तुम उसे भूल जाओ। कभी नहीं। जज्बा अगर सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। नगीन मुझे मिलेगी भी, वो मुझे माफ भी करेगी और मुझे अपनाएगी भी। तुम देख लेना। हाँ कहो। बेगम साहिबा, वो छोटे साईं आपसे मिलने आए। क्यों आए हो यहाँ? जी मैं रामीन। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी नवासी का नाम भी लिया तो। वो मेरी बेटी भी है। इतने अरसे से मैं उसकी सूरत देखने को तरस गया हूँ। 4 साल के बाद आज तुम्हें अपनी औलाद का ख्याल आ गया? नहीं चाची, नहीं। मुझे उसका ख्याल रोज आता था। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने उसको मिस ना किया हो। सिर्फ आपकी नाराजगी के डर से मैं यहाँ नहीं आता था। मैं मानता हूँ कि मैं आपका मुजरिम हूँ। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे बताएं मैं किस तरह माफी मांगूँ आपसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। वो जो भी कुछ हुआ मैंने इंटेंशनली नहीं किया। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हें मिल गई है। ये हवेली और बाकी की जायदाद भी मेरे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ। आप प्लीज ऐसी बातें मत कहें। मुझे इस जायदाद या हवेली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया था और आपसे माफी मांगने आया हूं। जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए। मैं मानता हूं आपका मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हारी नाराजगी से, तुम्हारी शर्मिंदगी से मुझे क्या लेना देना? तुम्हारे माफी मांग लेने से मेरे घर की खुशियां वापस नहीं आ सकती। बेहतर है कि तुम चले जाओ। नानो नानो। रामीन, चची बस एक बार समीना, मुझे गले लगाने दे। समीना, ले जाओ इसे। मेरी बात सुने। रामीन बेटा यहाँ। माँ की बेटी है जिसके तुम कातिल हो। मैं कातिल नहीं हूँ किसी का। चची वो जो कुछ हुआ था वो एक्सीडेंट था। आपको क्यों यकीन नहीं आता है? मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं आने दूंगी। तुमने सब कुछ मेरा छीन लिया है। मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छीनना चाहते हो? नहीं, मैं रामीन को आपसे छीनने नहीं आया और ना ही उस पर अपना हक जताने आया हूं। मैं सिर्फ एक बार उससे मिलने आया था और आपसे माफी मांगने आया था। अगले हफ्ते मैं रामीन के नाम से एक न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहा हूं और बहुत जल्द अपना सियासी करियर भी शुरू करूंगा। चचा जान का ख्वाब था, बस उसे अब पूरा करने जा रहा हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश ये है कि आप अगर इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी बन के आ जाएंगी मेरी उस तकरीब में शिरकत नामुमकिन है। रही बात तुम्हारी सियासत की, तुम्हें क्या लगता है इतनी बदनामी, इतनी जिल्लत के बाद ये गांव के लोग तुम्हें अपना लेंगे? वो तो तुम्हें हमारी घर की बर्बादी का जिम्मेदार समझते हैं ना। समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चचा जान की ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगा मैं आपको ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। कुछ अरसे बाद दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने और अब उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रामीन से मिलने से नहीं रोकेंगे। जला के दिल बुझा दिया।